ओके, तो हमने अभी तक ये देखा कि नॉन कोऑपरेशन की बात है। देखो नॉन कोऑपरेशन में क्या चीज़ मैक्सिमम तुम्हें जाननी है? नॉन कोऑपरेशन में तुम्हें ये जानना है कि ये मूवमेंट 90 टू 1920-21 में हुआ था। ठीक है, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एनसीएम का पूरा नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है। इसका ओरिजिन हुआ था ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ में ब्रिटेन ने जो टर्की के साथ में किया और जो इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट में जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो इसके दो रीजन है होने के। अगर जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसकी वजह से गुस्सा थे हिंदू और गांधी जी स्पेशली, क्योंकि उन्हें अपना सत्याग्रह यानी रॉलेट सत्याग्रह वापस लेना पड़ा। और मुस्लिम गुस्सा थे क्योंकि टर्की को उन्होंने जबरदस्ती मजबूर किया डेमोक्रेसी बनने के लिए, खैलीफेट की सीट खत्म कर दी। ये रीजन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है, सबसे पहले दो लोग हैं, दो लोगों के नाम क्या है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और इसका भाई है शौकत शौकत अली। ये लोग मुंबई में कर रहे थे मीटिंग, तो गांधी जी इनके पास अप्रोच करने जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों हम ना एक मास बेस्ड यानी बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करें, ताकि अंग्रेजों को हम 1 साल में ड्राइव आउट कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से। समहाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब कैसे चलेगा ये तुम देखना, और एंड में यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। एमसीक्यू में वो मैक्सिमम ये इसमें से पूछ लेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ कर लिया गया। रीजन वुड बी चौरी चौरा, क्योंकि चौरी चौरा मूवमेंट में वायलेंस हो जाता है और गांधी जी का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल था, मेरे किसी भी मूवमेंट में वायलेंस मत करना, अगर वायलेंस करोगे तो मैं मूवमेंट वापस ले लूंगा। उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, 2 साल चला था, 1920 से लेकर के 22 तक, टोटल 2 ईयर ये चला है। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि 1 साल में ही ये रिजल्ट दे देगा, बट 2 सालों में काफी ज्यादा यूनिटी लाई मूवमेंट ने, लोग जानने लगे, जान गए कि मास बेस्ड मूवमेंट से डरते हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट इस मूवमेंट ने नहीं दिया। रीजन ये नहीं है कि फेल हो गया, विड्रॉ ही कर लिया जब गांधी जी ने, तो क्या। ठीक है, मूवमेंट इन टाउन, क्या तो इतना ही रीजन जानने के लिए जरूरी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-21 में हुआ था। पूरा नाम है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। रीजन दो नीचे पॉइंट करके लिख देने, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग कांड एक रीजन है, दूसरा ये है खैलीफेट की सीट वाज एबॉलिश्ड। ठीक है, मूवमेंट एंड देयर वाज अ नीड फॉर अ मास बेस्ड यानी बड़े मूवमेंट की जरूरत भी थी इंडिया को, वरना भगाते कैसे हम लोगों को। द मोमेंट इन टाउन्स, मोमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। अब शहरों में तो मिडिल क्लास लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल जितने स्कूल थे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि करोगे क्या, अभी तो तुम्हें ये है कि हमें क्या करना है, बट कैसे करोगे। आइडिया ये निकाला गया कि गवर्नमेंट रन जितने स्कूल्स है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने सरकारी ऑफिस वगैरह हैं, उन सबको छोड़ दिया जाए। उनको नॉन कॉपरेशन का मतलब उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट ना किया जाए, उनकी कोई बात ना मानी जाए। इस तरह से उनके सिस्टम को पूरा साथ उनके सिस्टम पे अटैक करने का प्लान था कि पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा। जब कोई इंसान इंजीनियर अपना काम नहीं करेगा, डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा, लॉयर अपना काम नहीं करेगा, टीचर अपना काम नहीं करेगा, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए इस कंट्री को रन करना। और जब उन्हें रन वो कर ही नहीं पाएंगे तो भाग जाएंगे, ये प्लान था। तो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। कॉलेज हेडमास्टर एंड टीचर्स उन सब ने रिजाइन मार दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। जितने भी इलेक्शंस होने थे जो कराने वाली थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों ने उन इलेक्शंस को बायकॉट किया कि हमें नहीं वोट देना। लोग बोले हमें इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ठीक है, जहाँ पे हटाओ इसको, जरूरत नहीं है जस्टिस पार्टी। ठीक है, डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे ये अटैक था, जो बाहर की जो गुड्स थी उनको हमने बायकॉट किया। ठीक है, ये इजी चीजें हैं। हमने लिकर की जो शॉप है, पिकेटिंग का मतलब उनको तोड़ना फोड़ना या उन पर अटैक करना। लिकर की शॉप पर, क्योंकि ऐसा मानते थे कि विदेशी लोग यहाँ शराब बेचते हैं, वो पैसा कमाते हैं, और हमारे यहाँ के लोग शराब पी के मस्त रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं है, तो कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी बर्बाद किए दे रहे हैं। तो उनका तो प्रॉफिट होता था, क्योंकि नशेड़ी तो नशा करने के लिए खून भी बेचेगा। लेकिन जिस कंट्री में नशा बेच रहा है उसके तो जितने यंग लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे सब इसमें फंस जाएंगे, तो वो तो कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे नहीं। फॉरेन के जितने कपड़े वपड़े थे उन्हें भी बायकॉट कर दिया। फॉरेन के कपड़ों को बड़ा बड़ा अंबार लगाते थे, ऐसे जैसे बॉन फायर होता ना होली में होलिका दहन, उतने लंबे लंबे लगा के आग लगा देते लोग उसमें। जो इस तरह से जब ये सिचुएशन करी तो इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर तुमसे पूछा जाए कि सक्सेसफुल रहा, तो सक्सेस ही मानो, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि जब ये सब किया गया तो हमने ये देखा कि फॉरेन से जितना कपड़ा इंपोर्ट आता था 1921 में, 1921 में अगर मान लो कि 10 टन कपड़ा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो 2022 तक आते आते वो 5 टन हो गया। यानी लोगों ने एक्चुअली सीरियसली लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने
लोगों ने एक्चुअली कपड़ा खरीदना बंद किया, फॉरेन मेड जो क्लोथ है उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी उस वक्त खादी का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, जो 102 करोड़ का कपड़ा था आता था इम्पोर्ट होके, वो 57 करोड़ तक आ गया। बहुत सारे प्लेसेस में मर्चेंट थे, जितने ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करना बंद कर दिया, फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। कुल मिलाकर के प्लान ये था कि उनका मेन कारोबार ये है कि वो हमारे यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते हैं, इंग्लैंड में कपड़ा बना के हमको ही वो कपड़ा बेचते हैं। उनका तुम कपड़ा कोई सामान मत खरीदो, वो यहाँ ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, और उनकी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट मत लो। जो कंट्री रन कर रहे हैं उन्हें करने ना दो, और जो मुनाफा कमा रहे हैं वो उन्हें मुनाफा ना करने दो। दो चीज नहीं करने दोगे तो वो भग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लोग ये बोल रहे थे कि अब तुम केवल इंडियन वाले कपड़े पहनो, इंडियन टेक्सटाइल मिल में जो कपड़े बनते हैं वो पहनो, हैंडलूम इसी चक्कर में बढ़ने लग गए। हैंडलूम का मतलब इसी हैंडलूम, खादी वादी बनता है, हैंड से जो लूम चलाते हैं उसको हैंडलूम कहते हैं, समझ गए। तो बुनाई बुनकर जो कपड़े ऐसे बिनते थे उनसे उनका जैसे प्रचार प्रसार करने लगे, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री तो थे नहीं जो अपना खुद का प्लांट लगा देते तुरंत के तुरंत। तो ऑप्शन ये दिया गया कि भाई बाहर के मशीनी कपड़े ना पहनो, हैंडलूम के कपड़े, चरखे कपड़े पहनो। ठीक है, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। लेकिन ये तो ऐसा शुरू में किया, तो 4 ही 5 पॉइंट है तुम्हारे पास जिसमें याद करना कुछ नहीं है। मूवमेंट सिटीज में ऐसे चला कि सिटीज में थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, स्कूल में जो बच्चे जाते थे सबसे ज्यादा तो बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स नहीं, उनको मौका मिल गया, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। सबसे पहला काम तो यही हुआ इसमें। तो बहुत सारे यंग लोग हैं जो जुड़े थे कांग्रेस के साथ में उस टाइम में, जो आगे जाकर के बड़े बड़े लोग बने, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए, वल्लभ भाई पटेल को भी मिनिस्टर बन गए। ओरिजिनली ये सब लोग लॉयर ही थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये सारे लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ करके पॉलिटिशियन बन गए। तो ये सब स्वतंत्र भारत में बड़ी बड़ी पोस्ट मिली इन लोगों को। स्वतंत्र भारत के जितने एमपी एमएलए हैं वो उस समय के युवा नेता रहे, छात्र दल के नेता। ठीक है, बाय दिस मोमेंट इन द बट दिस मोमेंट इन द सिटीज, लेकिन ये चल नहीं पाया। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोश था, तो लोगों ने कपड़े वपड़े खरीदना बंद कर दिया, खादी महंगी मिलती थी फिर भी खादी खरीदी, क्योंकि जब मशीन में कपड़ा बनता है तो कपड़ा सस्ता होता है, क्योंकि मशीन में हजारों करोड़ों में कपड़ा बन रहा है। खादी में एक चरखे में एक कपड़ा बन रहा है 10 दिनों में। खादी वाला जो कपड़ा होता है वो महंगा होता है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। इंसान एक महीने में 4 कपड़े बना सकते हैं, तो महंगा बेचेगा ताकि उसका घर का खाना वाना चल जाए। तो खादी महंगी मिलती थी, क्योंकि हैंड में काम में ज्यादा लगता था, तभी लोगों ने खादी खरीदी। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट सिस्टम हमारे पास था नहीं। लंबा क्यों नहीं चला? पहला रीजन ये है कि खादी जो थी वो एक्सपेंसिव थी, मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ थे। पहला रीजन तो ये है। ठीक है, पुअर, अब भाई सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही होती है, क्योंकि अब अगर आपके पास में इतना पैसा है, गांधी जी कहें खादी पहनो खादी पहनो, एक आदमी कह रहा पैसा ही नहीं खादी खरीदने का, तो पहनू कैसे खादी? नहीं चल पाएगा ना मूवमेंट। गांधी जी बोल रहे हैं कि विदेशी कपड़े ना पहनो, कह रहा मैं नंगा घूम नहीं सकता मूवमेंट में, कपड़ा तो मेरे को पहनना है, लेकिन खादी खरीदने के पैसे नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मैं मिल का ही कपड़ा पहनूंगा ना। वो मिल का ही कपड़ा पहनने लगे पुअर लोग। पुअर लोगों के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो खादी अफोर्ड कर सके। ये मोमेंट इस रेफरेंस में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे। बहुत टफ लिखा है, पर आम भाषा में इसका मतलब ये है, स्कूल तो छोड़ दिए उन लोगों ने, स्कूल ने छोड़ दिए, स्टूडेंट ने उनके मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट कॉन्वेंट जाओगे कहाँ? अनपढ़ रहोगे सारी जिंदगी। 2 साल, मान लो कोई 9th में था उस वक्त, उसने स्कूल छोड़ दिया, अब उसके मम्मी पापा कह रहे हैं तूने 9th भी नहीं पढ़ा, 10th भी नहीं पढ़ा, कह रहा था 11th भी नहीं पढ़ना है। गांधी जी तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, गांधी जी तो बहुत बड़े नेता है। इतने बड़े नेता हो कि तुम 11वीं पास नहीं करोगे, तुम्हें नौकरी कौन देगा? नॉर्मल घरों में तो यही डिस्कशन चलते थे, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, अब कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम ये थी कि उनका इंस्टीट्यूशन छोड़ने के बाद तुम्हारे पास खुद का कोई स्कूल नहीं है, जाओगे कहाँ? जब खुद के स्कूल ही नहीं है, 2-4 स्कूल थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, 2-4 और स्कूल थे, उतने स्कूल में सारे बच्चे इंडियंस आ नहीं सकते थे। 2-4 स्कूल के चक्कर में स्टूडेंट और टीचर्स हैं, वो धीरे-धीरे वापस आने लगे गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे मतलब आज का स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल। थोड़े टाइम तक तो लोगों ने जोश दिखाया, फिर जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि सबको डिग्री चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई करनी, सबको नौकरी चाहिए, तो धीरे-धीरे सबने जॉइन बैक कर लिया अपने काम को। समझ गए? 1 साल में अगर वो भागते थे तो भागते थे, बट 1 साल में नहीं भाग पाए, तो हमारे लिए मूवमेंट को सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल पड़ गया। बहुत ऑलरेडी हम दे चुके थे उस मूवमेंट में, 2 साल की पढ़ाई, पैसा, रुपया सब कुछ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था, तो वो लड़ते गए और वी हैड टू कवर स्टेप्स बैक।
ये तो अर्बन एरिया के हाल चाल हैं, जहाँ पे मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कंट्री साइड का मतलब ये है दूर दूर के क्षेत्रों में क्या चल रहा था। फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। पहले तो सबसे पहले कोई भी नई चीज आती तो सिटीज में ही आती, मॉल आएगा, मेट्रो आएगी, सब सिटीज में ही आता है, जहाँ पे पैसे वाले पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पहले सिटीज में आया, उसके बाद वो कंट्री साइड यानी दूर के गाँव के इलाकों में गया। पीजेंट्स और ट्राइबल्स के बीच में भी ये पहुंचा, लेकिन पीजेंट्स और ट्राइबल अपनी पर्सनल इश्यूज में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनको नॉन कॉपरेशन के नाम पे उन्होंने अपना खुद का ही काम किया, मतलब कुछ ज्यादा नहीं भी देखने मिलेगा। उन्होंने डिफरेंट पाथ ही चूज कर लिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट आफ्टर इयर्स ऑफ वॉर। क्या है कि ये जो मोमेंट था ये अलग अलग पार्ट में चल रहा था, अलग अलग तरीके से भी चल रहा था। डिफरेंट पार्ट में तो चल ही रहा है, यानी अर्बन सिटीज में अलग चल रहा है, कंट्री साइड में भी चल रहा है, लेकिन कंट्री साइड के लोग अलग तरह से बिहेव कर रहे थे। कैसे? अवध यानी लखनऊ का इलाका ले लो, उसमें जो प्रेजेंट लोग यानी किसान लोग थे, उनके नेता, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी आदमी थे जो कि पहले फिजी में रहते थे, और फिजी में ये लेबर थे, लेकिन बाद में ये इंडिया आ गए और यहाँ के नेता बन गए। मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार। अब यहाँ नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि फॉरेन लोगों के कपड़ों को बायकॉट करना है। इन्हें अपना अलग पर्सनल चलाया हुआ नॉन कॉपरेशन। उस पर्सनल नॉन कॉपरेशन में इनका मतलब है तालुकदार। तालुक मतलब जागीरदार, जमींदार, तालुकदार तुम्हारे लिए सब सेम होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग बहुत डिटेल में तो कोई चीज ऐसा हाई लेवल की स्टडी तो है नहीं। जैसा जमींदार होता है वैसे ही तालुकदार होता है। जमींदार के पास ढेर सारी जमीन होती है, इसलिए उसको जमींदार बोलते हैं। तालुकदार के पास पूरे तालुका की लैंड होती है, इसलिए उसको तालुकदार बोलते हैं। समझ गए? छोटेदार सब सेम है तुम्हारे लिए, यानी बड़े आदमी जिनके पास जमीनें वमीनें थी, तो वो लोग क्या करते थे, गरीबों से पैसा लेते थे। कैसे लेते थे? लोगों ने एर्थ में पढ़ा होगा, सिस्टम होते थे वो जमीन रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी। उसमें क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट में किसान पैसा देता था जमींदार को, और जमींदार पैसा देता था ब्रिटिशर्स को। जमींदार बीच में क्या काम करते थे, बीच में वो अपना मार्जिन खा लेते थे। किसान से वो 100 रुपए वसूलते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे 50 रुपए, और बीच में 50 रुपए अपनी जेब में रख लेते थे, बन जाते थे रिच। तो इस तरह से तालुकादार और जो लैंड लॉर्ड थे उनसे चिड़े हुए थे पीजेंट्स लोग। किसानों का स्ट्रगल अलग चल रहा है, उन्हें एक्चुअल नॉन कोऑपरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। वो गए हैं लैंडलॉर्ड के पास, लेकिन तुम्हें ऐसा लिखना नहीं, उन्हें मतलब नहीं है। तुम्हें ये लिखना है नॉन कोऑपरेशन अलग अलग जगह अलग अलग तरह से चल रहा था। सिटीज में हमने देखा क्या हाल है, अब ये देख लो कंट्री साइड में क्या हो रहा है। कंट्री साइड में जो मूवमेंट था ये एम ही नहीं हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ये एम हुआ लैंडलॉर्ड के ऊपर, जो कि पीजेंट से बहुत ज्यादा हाई रेंट डिमांड करते थे, और अलग तरह के सेस का मतलब कर, अलग तरह के टैक्स वसूलते थे। धीरे धीरे जो पीजेंट थे उनको मजबूर करते थे बेगार करने के लिए। बेगार का मतलब होता पैसा नहीं देंगे काम कराएंगे, मतलब था कि बेगार करो हमारे यहाँ, तो करना पड़ता था। पुराने जमाने से बेगार की रस्म चली आ रही है। जब कोई किसी से उधार लेता है तो उसको उसके यहाँ बेगार करना होता है, मजदूरी करके पैसा चुकाना होता था, क्योंकि पहले इतना पैसा था नहीं किसी के पास कि उधार ही चुका सके। अगर वो नहीं चुका पाएगा तो उसके बच्चों को उठा ले जाते थे, उससे करवाते थे मजदूरी। समझ गए? इसी तरह वो लैंडलॉर्ड के फॉर्म में बिना पेमेंट के काम वाम करना होता था। ये सारी चीजें वहां पे चलती थी। तो पीजेंट लोगों का मेन फोकस ये था कंट्री साइड के इलाकों में। कंट्री साइड में पीजेंट ही रहता है, अर्बन आदमी तो अर्बन सिटी में रहता है। कंट्री साइड में मेनली पीजेंट लोग रहते थे, और उनका मेन फोकस ये था कि ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड है, इनको ढंग से हम सही करें नॉन कॉपरेशन के नाम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट ने रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का डिमांड करना शुरू कर दिया कि अब हम नहीं देंगे टैक्स वैक्स जमींदार को इतना, बेगार को खत्म करो और लैंडलॉर्ड को ही खत्म करो। और बहुत सारे प्लेसेस में नाई धोबी बंद, इस तरह के जो नाई धोबी छोटी छोटी जाति के लोग होते थे, नॉट इन माई वे सोशल स्ट्रेटा, डू नॉट थिंक मैं नाई धोबी को छोटा समझती हूँ। नाई धोबी बंद, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब इकट्ठे हो गए, पंचायत इकट्ठी करने लग गए ये लोग आपस में कि बताओ लैंडलॉर्ड कैसे हैं, इन सबको सर्विस से निकालो। बार्बर नाई लोग अलग हो गए, वॉशरमैन धोबियों ने अपनी अलग बना ली। जितने छोटे लोग थे उनका मतलब ये था कि जमींदार का पावर अब इनको कम किया जाए और अब इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं देगा। तो जून 20 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो भी आ गए, जवाहरलाल नेहरू भी अवध के आसपास वो गाँवों में घूमने लग गए, विलेजर से बातें करने लगे और समझने लगे कि उनको क्या दुख तकलीफें हैं। ठीक है, बाय द अक्टूबर अवध किसान सभा ने जवाहरलाल नेहरू ने एक अवध किसान सभा बना दी है। जवाहरलाल नेहरू भी समझ गए कि वो ये चाहते थे कुल मिलाकर के मास बेस मूवमेंट देखने में बड़ा लगे, सबके इशू लोकली हैं, ऐसा कोई कंबाइंड बहुत बड़ा मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं चल रहा होता तो शायद सच में भाग जाते। शहरों में लोग सच में ये काम कर रहे हैं, लेकिन गाँव में लोगों को अपने अपने पर्सनल इश्यूज से ही छुट्टी नहीं थी।
लेकिन कांग्रेस समहाउ ये बड़ा फसाड लेके चल रही थी कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात सही है, बट सब अलग अलग रीजन से इन्वॉल्व हैं, इसीलिए शायद ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो गांधी जी समझ गए कि किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तब वो एक्चुअल नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बाद किसान सभा बना दी उन्होंने, बाबा रामचंद्र और बाकी सारे लोग भी आ गए उसमें। इन 1 महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांच बन गई इसकी विलेज में आसपास, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कांग्रेस जो थे वो इंटीग्रेट करने का कि अवध का जो पूरा किसान है वो वाइडर स्ट्रगल में आ जाए। ये देखो, ये है मेन लाइन जो इतना इन्होंने लिखने के बाद लिखी है। तो मिला के कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि जो मेन मूवमेंट हमारा चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाना है, वो किसान वाला मूवमेंट किसी तरह से उसमें इंटीग्रेट हो जाए और ऐसा लगे कि ये लोग बड़े वाइडर मूवमेंट का पार्ट है। बट कांग्रेस वो करती ही रह गई, ये लोग तालुकदार और मर्चेंट इन सबसे लड़ने लगे। एंड में क्या हुआ? कुछ नहीं, लोग गए, तालुकदार का घर वर तोड़ दिया, मर्चेंट को अटैक कर दिया, बाजार वाजार को लूट लिया, उनके पास जितना ग्रेन खाना वाना रखा था उन सबको उन्होंने ले लिया। गांधी जी हार गए एंड में कि पीजेंट स्ट्रगल से, और गांधी जी ने ये बोला कि अब से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये गांव में हुआ। शहरों का मूवमेंट कहाँ है? फॉरेन क्लोथ्स नहीं खरीदने हैं, फॉरेन स्कूल्स में नहीं जाना है, और किसान क्या कर रहे हैं? तालुकदार और लैंडलॉर्ड से लड़ रहे हैं, हम टैक्स नहीं देंगे तुमको। ये अलग अलग लोकलाइज्ड है। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से चला नॉन कॉपरेशन, जस्टिफाई करो। ये 2 एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कर लेना हो जाएगा। समझ आ रहा है किसी को क्या पढ़ा रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, लॉजिकल है, देयर इज नो नीड टू ठीक है। फिर उसके बाद में प्लांटेशन में अलग तरह से चल रहा था। चलो अब ट्राइब की देख लेते हैं। तो पहले तो लोकल पढ़े लिखे आदमियों की बात कर ली, स्टूडेंट्स वगैरह की, जॉब वॉब करते हैं, फिर किसानों की कर ली। फिर ऐसे ही ट्राइब्स की अलग हालत खराब थी, क्योंकि ट्राइबल लोग अंदर जंगलों में रहते हैं, बहुत जंगल में रहते हैं वो। तो उनने अपने उन तक तो मैसेज ही नहीं पहुंच पाया नॉन कॉपरेशन का एक्चुअल मतलब है क्या। उन्होंने अपने दिमाग में बनाया, इंटरप्रेट कर लिया कि गांधी जी ने ये बोला है कि जो मूवमेंट करना है ये हमें करना है, फॉरेस्ट में लोगों को अंदर घुसने दे नहीं देना है। अब मतलब सॉरी, ओके ओके, एक मिनट, इनका एक्चुअल मतलब है या सॉरी सॉरी, हाँ, ट्राइबल मूवमेंट को जैसे सबके इश्यूज अपने लोकली हैं, वैसे ही ट्राइबल्स के अपने इश्यूज भी लोकल हैं। लेकिन ट्राइबल लोग नॉन कॉपरेशन का एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाए। ट्राइब्स जो है वो थोड़ी वायलेंट है। वायलेंट क्यों है अब इसमें इतना डिटेल में नहीं लिखा है, बट एक्चुअली ट्राइबल लोगों का मेजर इशू ये होता था, वो ये नहीं चाहते थे कोई भी बाहर से अंदर आए। उसका सिंपल रीजन ये है कि ट्राइब जो होती है वो अलग तरह का उनका कल्चर होता है, अलग तरह के वो अपना टूटम वोटम करती रहती हैं, और वो जंगलों में बहुत अंदर रहती हैं, और जो भी चीजें पेड़ों से गिरती है उसे उठाती हैं, खाती हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं, खुश रहते हैं। ना तो वो अर्बेनाइज कपड़े पहनते हैं फॉरेन मेड, ना तो वे लिकर पी रहे, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जो भी मूवमेंट इनका मेन वाइड है उसमें उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है। ना तो वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, ट्राइबल तो अनपढ़ ही रहते थे, जंगलों में रहते हैं, उनको तो अनसिविलाइज्ड बोलते थे। जो भी मेन आइडिया है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, वो उन पे फिट ही नहीं बैठ रहा। ट्राइबल की जो स्वराज थी उन्होंने अलग ही सेंस में लिया उसको। उनके लिए स्वराज का मतलब ये है कि अंदर कोई आओ ना, ठीक है। बस वो इस बात से भी परेशान थे कि जब से कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी, तब से वो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि तुम लोग फॉरेस्ट के अंदर ना जाओ, समझ गए? क्योंकि फॉरेस्ट में ये लोग जाते थे, अपने जो जानवर है उनको वो चराने जाते थे, फॉरेस्ट से वो सामान इकट्ठा करते थे। और ट्राइबल लोगों से सबसे ज्यादा लड़ाई चलती थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये बैम्बू टिम्बर इन सब का वो यूज करें, उनको वो मॉडर्नाइज करें। ट्राइब में जितने अंदर लोग रहते हैं, जंगल पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चाहती थी कि हमारे पास आ जाए, कि इसमें जो भी माइनिंग वगैरह जो भी चीजें हम करें उसका फेवर हमें मिले। वहां पे जो लोकल ट्राइब्स रहते थे वो कहते थे कि ये एरिया हमारा है, हम यहाँ झूम कल्टीवेशन करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, दिस इज आवर लैंड। बाहर के लोग कभी भी ट्राइब में अंदर जाओ नहीं, आओ नहीं, क्योंकि तुम लोग आते हो, फिर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आकर के पैसे पैसे वाले लोग आते थे, वो ट्राइब्स की लैंड खरीदते थे, उसमें वो पेड़ वेड़ काट के अपना कल्टीवेशन करते थे, इंडिगो उगाए या कुछ भी उगाए, वो ब्रिटिशर्स के एजेंट होते थे। तो ट्राइबल लोगों के लाइवलीहुड का उसमें बहुत नुकसान होता था। ट्राइब्स लोगों की जमाने से नहीं पड़ रही थी ब्रिटिशर्स से। लेकिन जब उन्होंने ये गांधी जी का मैसेज सुना तो उन्होंने स्वराज को अपने अलग ही सेंस में लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हो गया। गुरिल्ला मूवमेंट समझते हो?
छापेमारी का युद्ध, छुप जाएंगे, फिर अचानक से कोई अगर हिल में आ गया तो अटैक करके उसे मार डालेंगे। क्या ये स्ट्रेटजी है नॉन कोऑपरेशन की? नहीं। नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रेटजी नॉन कोऑपरेट करने की, वॉयलेंस की थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्ट्रगल चूज कर लिया जो कि कांग्रेस ने अप्रूव ही नहीं किया था। समझ गए? वो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का मतलब ट्राइबल्स ने अलग समझ लिया। ट्राइबल्स वाले गुरिल्ला वॉरफेयर में लग गए। उनका मेन जो पॉइंट था वो यही था कि लोग उन्हें घुसने नहीं देते हैं फॉरेस्ट में, उनके कैटल को ग्रेज नहीं करने देते हैं, उसके अलावा उन्हें फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं करने देते हैं, उनकी लाइवलीहुड का नुकसान हो रहा है, और उनके जो ट्रेडिशनल राइट है यानी लैंड पर जो उनका राइट है जंगलों पर, वो भी छीन लिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जब उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट और गवर्नमेंट उन्हें फोर्स करती है कि तुम बेगार करो, कि रोड बनवाओ, हिल जो है मतलब जो रोड बनती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भी फोर्स करती थी कि तुम लोग ये रोड बनवा रहे हैं हम ट्राइबल एरिया में, तो तुम लोग आओ बेगार करो, यानी बिना पैसे के इसमें काम करो। तो हिल के लोग इस तरह से रिवोल्ट करते थे। ट्राइबल्स की अपनी अलग प्रॉब्लम्स थी, और हर इंसान ने नॉन कॉपरेशन को अपने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। किसानों ने बोला कि मेन नॉन कॉपरेशन का एम होना चाहिए नो टैक्स कैंपेन, हमें टैक्स ना देना पड़े। स्टूडेंट को लगा हमें स्कूल ना जाना पड़े। डॉक्टर लॉयर ने अपनी जॉब छोड़ दी। उसी तरह ट्राइबल्स को लगा कि हमारा जो फॉरेस्ट पर अधिकार है उसको मान लो, हमारे लिए यही नॉन कॉपरेशन का मतलब है। किसी के दिमाग में ही नहीं आ रहा कि नॉन कॉपरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया आजाद हो जाए। समझ गए? The person who came to lead them was an interesting figure. अलूरू सीताराम राजू came to had a variety of special power. अब ट्राइबल्स में एक आधी और दिक्कतें भी थी। लोग थोड़े सुपरस्टिशियस होते थे। उन्हें लगता था कि इनके जो लीडर हैं उनके पास कुछ ऐसे जादुई शक्तियां हैं, तो इस तरह के बातें भी ये करते थे नॉन कोऑपरेशन के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल एक लीडर था, उसका नाम था अलूरी सीताराम। उसने ऐसा क्लेम किया होता था कि उसके पास स्पेशल मैजिकल पावर्स हैं, और वो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर देगा, लोगों को हील कर देगा। मान लो तुम्हें चोट लग गई, कैंसर वैंसर है, तो वो हाथ वाथ फिरा के तुम्हें हील कर देगा। He would survive bullet shot, अगर गोली मार दोगे तब भी बच जाएगा। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was the incarnation of God. Raju told the greatness of महात्मा गांधी। तो सीताराम राजू ने क्या किया, उसने बोला कि मैं महात्मा गांधी का फॉलोवर हूँ और भगवान का दूसरा रूप हूँ, और ये हो गया नॉन कॉपरेशन का मतलब। तो वो लोगों से बोलने लगा तुम खादी वादी पहनो। मिला करके इस तरह से बातें कर रहे हैं कि इसी तरह से बस ये हैं इस मूवमेंट में। डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन समझ गए, 3 चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन ये यूनिटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है भाई। अलग अलग कल्चर के लोग पहली बार किसी मूवमेंट का पार्ट बने हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर तुमसे ये बोला जाए कि फिर तो क्या पूरा फेलियर है, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मास स्केल मूवमेंट 1857 के बाद कभी हुआ ही नहीं। और 1857 से भी ज्यादा बड़ा, तो सब कम से कम नाम तो जान गए गांधी का, सब कम से कम जान तो गए कि हम नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो नॉन कोऑपरेशन के नाम से कुछ भी कर रहे हैं। समझ गए? तो नॉन कोऑपरेशन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, ये बात सही है, अपने अपनी जगहों पर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल का पार्ट है जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और इसी बात से अंग्रेज डर रहे हैं। अभी तो ये लोग लोकल इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग पढ़े लिखे होते और ये कहते सारे के सारे एक साथ मिलके कि अभी इंडिया छोड़ो, उन्हें तुरंत छोड़नी पड़ती। समझ गए? हम लोग सिंस लोकल इश्यूज के लिए लड़ रहे थे तो इसीलिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी नॉन कॉपरेशन का अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इतना बड़ा मास बेस्ड स्ट्रगल पहले किसी ने किया नहीं, और कोई करवा भी नहीं सका। गांधी जी के नाम पे तो इतना हो भी गया, वरना पहले के कांग्रेस लीडर्स इतना कुछ नहीं कर सके। अब प्लांटेशन के वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। प्लांटेशन वर्कर भी महात्मा गांधी के मैसेज को अलग तरह से ले रहे हैं, उनका अपना ही स्वराज के, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग है। जो अर्बन एलीट है उनके लिए स्वराज का मतलब है खुद की गवर्नमेंट, खुद का रूल। सिटीजन्स के लिए स्वराज का मतलब है कि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मतलब है कि उनका लाइवलीहुड ना छीना जाए, उन्हें जंगलों से ना निकाला जाए। और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब है कि बस उनको यहाँ से वहां घूम लेने दो, वही बहुत बड़ी बात है। कि जो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो वर्कर पकड़ के ले जाते थे आसाम से और ऐसे बिहार से, ठीक है, वो ले जाते थे आसाम सॉरी बिहार से, एमपी से और गुजरात से, ऐसे जो मध्य भारत वाले प्रदेश हैं, यहाँ से उठा उठा करके वर्कर्स को ले जाते थे प्लांटेशन पे, आसाम या जो टी गार्डन है दार्जिलिंग के वहां, और वहां वो काम कराते थे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 9-9 10-10 महीने वो घर नहीं आ पाते थे। समझ गए? एक कन्फाइंड प्लेस में वो बंद रहते थे, अपने दूर के अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से वो महीनों सालों मिल नहीं पाते थे। और अगर वो मिलते थे
कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बंधे होते थे तो उनपे हैवी पेनाल्टी पड़ती थी। तो जो प्लांटेशन के वर्कर थे उनका तो एक ही मतलब था, फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड इन स्पेस जिसमें वो बंद हो गए हैं, ठीक है। इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और उनके लिए बस इतना ही मतलब था, हम जिस गांव से यहाँ काम करने आए हैं प्लांटेशन वर्कर दूर दूर, वहां से हमारा संबंध बना रहे, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जो एक एक्ट आया था, ये एक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, प्लांटेशन वर्कर को परमिशन ही नहीं दी गई थी टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। तो अगर कोई प्लांटेशन वर्कर किसी टी गार्डन में काम कर रहा है तो वहां वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के उस टी गार्डन को छोड़ नहीं सकता था, और ये परमिशन भी उन्हें रेयरली दी जाती थी। ऐसा भी नहीं है कि तुम चलो भाई बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते, तुम्हें परमिशन नहीं दे देंगे तुम चले जाओ, ना ना, परमिशन भी नहीं देते थे। तो वो वहीं बंद रहते थे और उन्हें काम करना पड़ता था। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन का नाम सुना तो क्या सोचा होगा? चले जाएं घर। हमें तो जाने नॉन को मिलेगा। कॉपरेशन का गार्डन। करेक्ट, नॉन कॉपरेशन का मतलब उन्होंने ये समझा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन चलाया है तो हम सब अथॉरिटीज को डिफाई कर सकते हैं, हमें इनके ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, हमें टी गार्डन छोड़ना है या नहीं। वो प्लांटेशन वर्कर टी गार्डन छोड़ के अपने घर चले गए नॉन कॉपरेशन के नाम पे। सब लोग अपने इतने लोकल इश्यूज में उलझे हुए हैं, दे बिलीव दैट द गांधी का जो राज है वो आने वाला है और सबको लैंड दी जाएगी अपने अपने गाँव में। They, however, never reached their destination, लेकिन फिर भी वो चले तो, लेकिन कभी अपने डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं। Stranded on the way by a railway steamer strike, they were caught by police and brutally beaten up. वो यहाँ से निकल तो गए, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया उनको, बहुत मारा गया। समझ गए? ये स्वराज है प्लांटेशन वर्कर का। हर इंसान के स्वराज की डेफिनेशन अलग है। कैन यू गेट इट? यस मैम। लेकिन इतना ऐसी हालत सिविल डिसोबीडियंस में नहीं होती। ये पहला मास बेस्ड मूवमेंट है तो ये इतने ज्यादा लेवल पे चला है कि हर लोग अलग मतलब समझ रहे हैं। नॉन कॉपरेशन में तो एंटायर एवरीबडी न्यू, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य डिक्लेरेशन ही कर दिया था नॉन कॉपरेशन से पहले। इंडिया पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं लेगी, अब फुल इंडिपेंडेंस हमको चाहिए पूरा, ठीक है। ओके, तो अगला आई थिंक अगला पेज ये वाला है, ये है। ओके, yeah. So the vision of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own way. समझ गए? ये सारे मूवमेंट्स की जो विजन है ये कोई कांग्रेस प्लान करके नहीं गई थी कि प्लांटेशन वर्कर तुम लोग प्लांटेशन से भाग जाओ, ठीक है, ट्राइबल तुम लोग ऐसे जादू टोना करना शुरू कर दो या फिर वायलेंस करना शुरू कर दो, गुरिल्ला वॉर करना शुरू कर दो। ये सब कांग्रेस ने या फिर गांधी जी ने नहीं बताया कि कांग्रेस क्या करना है नॉन कॉपरेशन के नाम पे, या ये भी क्या तो उन्होंने बताया ही नहीं। They interpreted the term स्वराज in their own ways. सबने स्वराज का मतलब अपना खुद निकाला, imagining to be the time when all suffering and all trouble would be over. लेकिन स्वराज का एक मतलब जो सबने समझा वो क्या? हमारी सारी परेशानियों का हल है स्वराज। बेचारों को जो भी दिक्कत थी वो उससे बाहर निकलना चाहते थे और उसको ही स्वराज समझ रहे थे, ठीक है। So when the tribals chanted Gandhi ji name and raised the slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to all India agitation. हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जब ट्राइबल्स अपनी दिक्कतों के, भले ही वो लोकल इश्यूज के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जब वो गांधी जी का नाम लेकर के ऐसी बातें कहते थे, स्लोगन स्वतंत्र भारत, उनका एक तरह से मतलब स्वतंत्र भारत से था गांधी राज्य। जब गांधी जी का राज आएगा तो सारी दुख सारी तकलीफें हमारी कम हो जाएंगी, और इसको ही हम मान लेते हैं कि ये एक ऑल इंडिया एजिटेशन है। तो इमोशनल लेवल पे ऑल इंडिया एजिटेशन है, प्रैक्टिकल लेवल पे तो नहीं है। When they acted in the name of the Mahatma Gandhi or linked the movement to the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of immediate locality. फंडा ये है कि ये एक लोकल इशू है, ये एक लोकल इशू है, ये एक लोकल इशू है। यहाँ पे लोग अपने फॉरेस्ट राइट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग अपने नो रेवेन्यू के लिए लड़ रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे स्कूल कॉलेजेस जॉब छोड़ के बैठे हैं, वो फॉरेन चीजों को नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर अपने घर जाने के लिए निकल गए हैं प्लांटेशन को छोड़ के। ये सब लोकल चीजें हैं, लेकिन ये सब एक ही नाम को पहचानते हैं और वो नाम है
गांधी, और उस नाम की वजह से ये सब यूनाइटेड हो गए और धीरे धीरे ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट में वो ना चाहते हुए भी इंडिया का पार्ट हो गए, समझ गए? क्योंकि ये सारी चीजें ये गांधी के नाम पे कर रहे हैं और सेम टाइम पे कर रहे हैं, भले अलग अलग चीजें कर रहे हैं, बट ये तभी कर रहे हैं जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, और इसको ही हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन। किसको समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए समझ? Yes, ma'am. Yes. Positives would be then it was an all India movement, no doubt. First mass based movement, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी इसमें, बड़े सारे लोकल इश्यूज को भी एब्जॉर्ब कर लिया इस मूवमेंट ने, एंड इट वाज द फर्स्ट यूनिफाइंग मूवमेंट। इमोशनली लोग अटैच हो गए स्वतंत्र भारत स्लोगन से, लेकिन नेगेटिव चीजें क्या है कि लोकल इश्यूज के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो जो एक्चुअल एजेंडा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनिफाई होकर उन्हें भगाना है, वो समवॉट वीक है, क्योंकि वो अभी तक अपने लोकल इशू से लड़ रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के बारे में उतना सोच नहीं रहे हैं। बहुत जगह ऐसा था जहां पे नॉन कॉपरेशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ ही नहीं, वो नॉन कॉपरेशन एक्चुअली जमींदार और लैंडलॉर्ड अपने ही घर के लोगों के खिलाफ हो रहा था, लेकिन नाम ऐसा है जिससे लोग आपस में जुड़ गए। एनी डाउट? नो डाउट। मैम आप एक बार पॉजिटिव रिपीट कर सकते? पॉजिटिव ये है कि ऑल इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, फर्स्ट मास बेस, पहला मास बेस मतलब इतने सारे लोग। तो पॉजिटिव्स ये हैं, ये है एनसीएम। पॉजिटिव्स क्या है? ऑल इंडिया है पहली बार, ठीक है, ऑल इंडिया मास बेस है। उसके बाद क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है, हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया इसमें, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। मैम ये आपने ऊपर क्या लिख रखा है? एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट वर्कर्स, हर तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, फीमेल्स, सबका पार्टिसिपेशन है इसमें, कोई ऐसे लोग बचे नहीं है, मिल वर्कर्स, ट्राइबल्स, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। तो ये देखो कि कितना वैरायटी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ट्राइबल्स के साथ पीजेंट, सब ने किया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कि हमें सिविल डिसोबीडियंस में देखने को नहीं मिला, तो सिविल डिसोबीडियंस का नेगेटिव ये है कि उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। तब तक हमारे बीच में कम्युनलिज्म फैल चुका था जहर की तरह, और हम मुस्लिम लीग अपना अलग एजेंडा लेके चल रही थी, कांग्रेस अपना अलग, लेकिन ये चीज एनसीएम में देखने को नहीं मिली। एनसीएम में जिन्ना ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, वही जिन्ना जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट 1928 के बाद अपना अलग लीग चुन ली थी। ही डिसाइडेड, ही न्यू दैट कांग्रेस अगर साथ में रहेगी तो मुस्लिम्स का राइट्स छिन जाएगा, बट एनसीएम के टाइम पे, ये एनसीएम के जस्ट पहले 1916 की कांग्रेस हुई थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आपस में जुड़ गए थे, उसको लखनऊ समझौता बोलते हैं, लखनऊ में हुआ था। तब से वो मुस्लिम जो और ना, वो बहुत ज्यादा ही वाज अ वेरी सेक्युलर पर्सन, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो एनसीएम में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे मिली। सिविल डिसोबीडियंस जो कि अगला बड़ा मूवमेंट है, उसमें देखने के लिए नहीं मिली, ठीक है। फिर उसके बाद में है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। मैम ये आपने गवर्नमेंट वर्कर्स के बाद क्या लिखा है? एट अ डीपर लेवल, फीमेल, फिर से लिख दूं, फीमेल्स के बगल में पीजेंट्स लिखा हुआ है। मिल वर्कर और ट्राइबल्स, ठीक है। फिर नेगेटिव्स क्या हैं? तो ये हैं एनसीएम के नेगेटिव्स। मोस्ट प्लेसेस पे तो लोकल इश्यूज ही है, मोस्ट प्लेसेस में लोकल इशू, ठीक है। एग्जाम्पल ट्राइबल, पीजेंट, ये सब अपने लोकल इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है नहीं।
अगला क्या है, हमने नेगेटिव अच्छे से देखा हुआ है। अगला नेगेटिव क्या है? बताओ। मैम वायलेंस। नो नहीं, वायलेंस नहीं हुआ इसमें, तो चौरी चौरा में हुआ। नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना। स्कूल कॉलेजेस हमारे पास अपने थोड़ी ना थे, हम कहाँ जाएंगे। कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास। तीसरा रीजन जो है वो ये कि खादी महंगी थी, खादी वॉज कॉस्टली, नहीं? मैम इंडियन मिल्स भी कॉस्टली। मिल्स थी कहाँ, एक दो थी ना, ज्यादा थोड़ी थी। इंडियन मिल्स भी यूरोपियन ही, अबे उनका वो थोड़ा वो था, क्या बोलते हैं, एक्ट नहीं चलता है अमीरों अमीरों का। तो मिल ओनर्स दे वर इन्वॉल्व्ड इन दी, some mill owners this participated in NCM, but मेजर जो प्रॉपर्टी सेक्शन है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था उस वक्त तक भी, तो रियलिटी है। और मिल्स भी ज्यादा नहीं थी, 3-4 मिल थी कॉटन की, 3-4 भी क्या, आई थिंक 2 ही मिल होंगी जो अच्छे से वर्क करती थी। इतना कपड़ा नहीं इंडियंस के लिए उसमें से बन सकता था। मिल तो वैसे जैसे अंग्रेजों ने शुरू करी थी, उन्होंने लाइसेंस वगैरह कुछ लोगी तो शट डाउन कर दिया होगा। कुल मिलाकर के जो गरीब लोग थे उनके लिए उतना अफोर्डेबल क्लोथ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। they can only use this चरखा वाला और बुनकर वाला क्लोथ which they could not afford, क्योंकि वो महंगा था। मशीन के कपड़े, मशीन का कपड़ा 1-2 रुपए में मिल जाता था, कपड़ा 10-12 रुपए में इसकी जो साड़ी थी, जो इस कॉटन की साड़ी वो 5-10 रुपए में मिलती थी, अपने वाली वो वाली मिल जाती थी दिखाने, 1 पैसे का 50 में, 1 रुपए का 50, 1/10 या 120 पर पोर्शन में भी मिल जाते थे। इस वजह से जो मेजर लोग थे, गरीब लोग, वो मशीन मेड कपड़े प्रेफर करते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ये बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट नहीं कि खादी महंगी थी। खादी महंगी होना बहुत बड़ा नेगेटिव रहा हमारे लिए, क्योंकि जब भी फॉरेन मेड क्लोथ्स को बायकॉट करना चाहा तो एक ही इशू आया, पहनेंगे क्या। इसीलिए फिर मिल्स, स्वदेशी मिल्स के लिए फोकस किया गया, दूसरे वाले मिल हम पॉलिटिकल पार्टीज अनविलिंग थे कह सकते। पॉलिटिकल पार्टीज एनसीएम में नहीं देवर विलिंग। कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी, वही तो करा रही है इसको। कोई ऐसी मेजर बड़ी पार्टी थी नहीं इंडिया में ना कांग्रेस के अलावा। सारी जो पार्टीज की बात हम कर रहे हैं 1920s के बाद ही आई है। ये हिंदू महासभा 1927 में बनी है। एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग बंद तो गई थी 1906 में, बहुत बड़े लेवल पे अभी तक नहीं है। बड़े लेवल पे दे विल कम ओनली आफ्टर एनसीएम, मास स्केल पे आते हैं। मैम तो मुस्लिम भी बॉयकॉट कर रहा था। सीडीएम किया, एनसीएम नहीं किया उन्होंने। एनसीएम में तो वो मोहम्मद अली और शौकत, एनसीएम के टाइम तक नेहरू के और जिन्ना के रिश्ते बहुत अच्छे थे, दे वर फ्रेंडली टू ईच अदर। तो इसलिए एनसीएम में लार्ज स्केल हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको याद रखना है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी, मुस्लिम पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस वाले में, बहुत ही लो लेवल है। मतलब अगर इसमें 90% है तो इसमें ऐसे 9% है, इस तरह से इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। लिख लिया, ये हटा दें, 3-4 पॉइंट बहुत है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैम इसमें बेटा 2 मिनट। मैम? ब्रैकेट में मैम ब्रैकेट स्कूल कॉलेजेस हमारे पास अपने ऑल्टरनेटिव स्कूल कॉलेज, अपने अपने खुद के हमारे पास प्राइवेट कोर्ट्स, ये सब हमारे पास थे क्या? हमारे पास नहीं थे। जब भी कोई पॉइंट देखा करो तो सोचा करो, जैसे नेगेटिव है कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बहुत हैवी टर्म है, नो ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का ये है कि जब हम उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके कोर्ट नहीं जाएंगे तो अपना क्या है? अपने पास कौन सी अदालतें, उनके कोर्ट होते थे, बट हम तो अदालत टर्म यूज करते हैं। उनके स्कूल है, हमारे शिक्षण संस्थान किधर है? ये सब कहीं थे नहीं। जब है नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो 1 साल 2 साल घर पे बैठेंगे, फिर उसके बाद तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो ये नेगेटिव है एनसीएम का। नो अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस का मतलब हमारे पास अपना कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं था कि उनका सिस्टम को हम अगर बायकॉट कर रहे हैं तो हमारे पास अपना क्या है, हम क्या करेंगे उसके बदले। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, किसी को इशू तो नहीं है? मैम 6:45। हाँ, 6:45 से पहले ही खत्म हो जाएगी। अभी 7 o'clock को एक और मीटिंग है तो 6:45 तक हो जाएगी। थोड़ा
15 मैम 15 एक्चुअली मेरे मिनट्स। को कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मैम नानी के जाने तो 7 o'clock निकलना है हमें। अरे नानी नाना छोड़ो, अब 10वीं में आ गए और 2-3 साल नानी नाना को बाय बाय बोलो, 12th के बाद मिलना उनसे। मैम उसमें मेरा बस थोड़ा है। तुम्हारा बस कहाँ नहीं है यार, तुम तो पूरा नोएडा कंट्रोल किए हुए हो। लो भाई जल्दी जल्दी लिखो, लो बच्चों। नाम लिख लिया मैम मैम। लिख लिया। ओके, तो अगला है सिविल डिसोबीडियंस, यानी एनसीएम हमने कर लिया। एनसीएम, अच्छा एनसीएम के मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस नहीं दिया हुआ है। अब क्या हुआ, एनसीएम चल रहा था ऐसी कमियों के साथ, जितनी कमियां हमने डिस्कस कर ली हैं कि लोकल था मूवमेंट, बहुत जगह पे लोग खादी वादी ले भी नहीं रहे थे, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है स्वराज का एक्चुअल मतलब ही क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव्स वाले में एक पॉइंट ये भी लिख लो, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्वराज, ठीक है, वो भी लिख लो नेगेटिव्स में। एवरीवन, क्योंकि किसी को एक कॉमन डेफिनेशन पता होती, अगर गांधी जी ये बोल देते कि हम एनसीएम लॉन्च कर रहे हैं और मतलब है पूर्ण स्वराज्य, अंग्रेजों को भगाना हमारा मकसद है, अगर वो ये क्लियरली बोल देते या वो ये क्लियरली हर इंसान तक ये बात पहुंचा देते, तो शायद कोई कंफ्यूज नहीं होता कि उसको नॉन कॉपरेशन के नाम पे आखिर करना क्या है। लोगों ने नॉन कॉपरेशन के नाम पे अपना मन मर्जी काम किया, क्यों? बिकॉज नोबडी न्यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज। सबने अपनी खुद की डेफिनेशन निकाल ली और उन्होंने अपनी डेफिनेशन अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से निकाली, समझ गए? ये हो सकता है, ये हो सकता है। नोबडी हैड अ क्लियर डेफिनेशन, है ना, एवरीवन हैड इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ स्वराज, सबके पास अपनी खुद की डेफिनेशन थी स्वराज की। ये भी रीजन है मूवमेंट के यूनाइटेड ना रहने का, ठीक है। अब बात आती है कि मूवमेंट तब भी ऐसी छोटी मोटी कमियों के साथ चल रहा है, अभी एक बड़ा धमाका हो जाता है, ठीक है। बड़ा धमाका ये होता है कि बहुत जगह सिंस लोगों को एक्चुअल मतलब पता नहीं है स्वराज का, अभी अभी देखा, नोबडी वाज सो श्योर कि नहीं, वॉयलेंस नहीं ही करना है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया मूवमेंट को वापस ले लेंगे। ऐसे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट अब वॉयलेंट होता जा रहा है बहुत सारे प्लेसेस में, ठीक है। एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड, और उनको ऐसा लगा कि लोग अभी तक मेरा आइडिया समझे नहीं। गांधी जी बोले अभी तुम जान नहीं पाए, रॉलेट सत्याग्रह भी मैंने वापस ले लिया, तब भी नहीं जान पाए, अभी वापस लेना पड़ेगा इसको फिर से, क्योंकि तुम मेरी स्ट्रैटेजी अभी समझे नहीं हो। अभी तुम लोगों की ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग अभी मास स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं हो। मास स्ट्रगल का मतलब बड़े लेवल के स्ट्रगल के लिए तुम रेडी नहीं हो। कांग्रेस में भी कुछ लीडर ऐसे थे जो कि अब टायर्ड, थक गए थे मास स्ट्रगल से, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो कि इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जब आई थी, उसमें अंग्रेजों ने इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, वो भी कम चालाक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस कर दिए? क्योंकि वो भटकाना चाहते थे कुछ लोगों को अपने रास्ते से। उनको लगा अगर हम इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो वो आजादी की जिद छोड़ करके हमारे बनाए हुए सिस्टम में इलेक्शन लड़ने लगेंगे और हम बैठे रहेंगे इनके सर के ऊपर, समझ गए? सो एट द हम तो सेम टाइम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया था। नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही आया था। देखो मेन रीजन पता है क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि 1909 से ही, यानी 10-15 साल पहले से ही कांग्रेस सेल्फ रूल मांग रही है। सेल्फ रूल का मतलब, सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस में फर्क ये होता है कि पहले हम मांग रहे थे डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब ये होता है हम पूरी तरह आजाद नहीं रहेंगे, हमारे सर के ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे ही रहेंगे, समझ गए? यानी तुम अपनी कंट्री खुद चलाओगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें रिपोर्ट करोगे, समझ गए? मतलब लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जैसा। यस, स्टेट गवर्नमेंट के जैसा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस केस में। बट इन रियलिटी जो आजादी हम आज की डेट में है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये कांग्रेस बहुत टाइम से डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, इनके सपने इतने छोटे थे, इन्हें कभी लगा भी नहीं, ठीक है। वैसे तो इसका एक्चुअल टर्म वुड बी के पहले तैयारी कर रहे थे कि डोमिनियन मिल जाए फिर कंप्लीट ले लेंगे, बट एक्चुअली में डोमिनियन मांग रहे थे। डोमिनियन में ऐसा था कि तुम हमें हमारी आजादी दे दो हम भर की, यानी हमें हमारा इलेक्शन लड़ने दो, समझ गए ना? पहले तो इतनी आजादी भी नहीं थी, पहले तो सब कुछ ही वो लेके बैठे हुए थे, बजट भी डिस्कस नहीं कर सकते थे, पैसे भी सब उन्हीं के पास जाते थे, कंट्री भी वही रन कर रहे थे। डोमिनियन का मतलब ये था कि कंट्री हमें रन करने दो, समझ गए, लेकिन रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब हम तुम्हें रिपोर्ट नहीं देंगे, हमारी अपनी कंट्री हम खुद रन करेंगे। डोमिनियन ही मांग रही थी कांग्रेस, क्योंकि पहले तो रूल भी अंग्रेज ही कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे इनको फिर छोटा छोटा कैरेट देना शुरू किया। पहले उन्होंने डिस्कस दे दिया बजट में कि चलो तुम लोग बजट डिस्कस कर लो, फिर उन्होंने वायसराय की जो काउंसिल होती है लॉ बनाने वाली, उसमें थोड़े इंडियंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये 1900 से ऐसे थोड़ा थोड़ा दे रहे थे।
बट कांग्रेस बहुत टाइम से डोमिनियन मांग रही थी, बट वो डोमिनियन दे नहीं रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये मेन देखा कि लखनऊ ये होम रूल मूवमेंट आया है 1916 में, वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतनी दिख रही है, और स्पेशली जब इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह देखा, इनको थोड़ा समझ में आया कि नहीं, अगर हम इनको अभी कुछ नहीं देंगे तो ये बड़ा मूवमेंट करके हमको भगा सकते हैं। गांधी जी झांसे में नहीं आए, तो उन्होंने 1919 में ही निकाल दिया था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। उस रिफॉर्म में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसका नाम है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि तुम डोमिनियन मांग रहे थे, चलो हम तुम्हें डोमिनियन देने की थोड़ी कोशिश करते हैं, हम तुम्हें इलेक्शन दे देते हैं। तो अब से प्रोविंशियल यानी स्टेट्स में, जैसे आज स्टेट में होते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे और तुम लोग अपनी पार्टी बना लो, आ जाओ लड़ो, अगर जीत गए तो तुम लोग चला सकोगे। और इस झांसे में काफी लोग आ गए, स्पेशली कांग्रेस, समझ गए वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो खुद ही चला रहे थे, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 उन्होंने बोला है कि पर अब से स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश इंडिया में स्टेट्स थे, अलग अलग नाम थे। पहले उत्तर भारत, यूनाइटेड प्रोविंस था यूपी का नाम। इस तरह से उन्होंने बोला कि अब हम प्रोविंशियल, यानी प्रोविंस का मतलब था स्टेट, तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट होती, उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। उन्होंने बोला कि हम प्रोविंसेस में इलेक्शन कराने वाले हैं, जिसको अपनी पार्टी बनानी वो आए इलेक्शन लड़ ले, अगर तुम लड़ जाओगे, जीत जाओगे, तुम लोग अपना चलाना कंट्री। ये बात लोगों को ज्यादा अपीलिंग लग रही थी, रादर देन सत्याग्रह करो, बैठे रहो, स्ट्रगल करो, भूखे रहो, समझ रहे, खादी अवॉइड करो। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाह रहे थे कि 1919, क्योंकि जस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जस्ट पहले ही उन्होंने ये लॉ लाया था, और 1924 में इलेक्शन होने थे, 1924 में, और 1922 में चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 24 में इलेक्शन होने थे। सबने ये सोचा कि क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया जाए, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बना लेंगे गवर्नमेंट, और फिर मिल जाएगा हमें रूल, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली डोमिनियन ही चाहिए। ऐसा सोचा कांग्रेस के कुछ लोगों ने। लेकिन कुछ लोग थे, गांधी जी जैसे या लाल नेहरू जैसे, जो ये स्वराज पार्टी बना के और वो पहुंच गए काउंसिल पॉलिटिक्स में, यानी इलेक्शन लड़ने, समझ गए। ये भी एक रीजन था। तो पहला रीजन तो ये था कि गांधी जी ने ये देख लिया था कि चौरी चौरा मूवमेंट में वायलेंस हो गया है, तो हम ये वापस ले रहे हैं। अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स ये थी कि कांग्रेस, जो कि गांधी जी का मेन सपोर्ट थी, उसको दिख गई अपॉर्चुनिटी, उसको ये दिख गया कि इलेक्शन होने वाले हैं, अगर हम पार्टी बना लेंगे तो हमें तुम्हारी तुरंत राजनीति मिल जाएगी, और एक बार अगर हम पावर में आ गए, धीरे 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 करके अंग्रेजों से लड़ लेंगे, समझ गए। मेन उन्होंने जब मौका देखा, तो कांग्रेस की कुछ स्ट्रगल थी काउंसिल्स में, उनको ये लगा कि इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड नो डेमोन्स्ट्रेशन दिस काउंसिल वर ट्रूली डेमोक्रेटिक। उस केस में जब इस तरह से जब डिस्कशन होने लगा, तो व्हाट वुड यू राइट अबाउट इट? फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट कि मास स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए गांधी जी ने वापस लिया। लंबे टाइम तक नहीं, मास कब तक आदमी बैठा रहेगा रोड पर। दूसरी बात यह होती है कि नॉन वायलेंट हो गया था गांधी जी का मूवमेंट, और गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। तीसरा पॉइंट तुम्हें लाइट लिखना है, स्लाइट, ये नहीं कि कांग्रेस ग्रीडी हो गई थी, स्लाइट लिखना है कि सम पीपल वांटेड टू फाइट द अपकमिंग इलेक्शंस। कुछ लोग अपकमिंग इलेक्शंस जो कि होने वाले थे 1924 में, उसको फाइट करना चाहते थे। ये एक्चुअली हुआ भी। सीआर दास और उनके मेन फ्रेंड है मोतीलाल नेहरू, यानी चाचा नेहरू के पिताजी, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा उन्होंने स्वराज पार्टी। उनको मौका मिला, उन्होंने पार्टी बनाई, और स्वराज पार्टी ने फिर लड़ा इलेक्शन, समझ गए। इलेक्शन जीत गई कांग्रेस, कांग्रेस को मौका भी मिला, कांग्रेस ने गवर्नमेंट भी बनाई, कांग्रेस के फिर कुछ लोग इसमें करप्ट भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे मिला करके उस समय ये भी एक रीजन था नॉन कोऑपरेशन के तुरंत बाद। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बना रहे थे और इलेक्शन लड़ने की डिमांड कर रहे थे, उस वक्त हमारे चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके अगेंस्ट थे। बिकॉज सुभाष चंद्र बोस और चाचा नेहरू ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, और ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये इस तरह की जो पैलेट वाली पॉलिसी है कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब इलेक्शन लड़ लो, अब तुमको थोड़ी पावर मिल जाएगी। ये बोल रहे थे कि हमें मास स्ट्रगल करना कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक हमें पूरी आजादी ना मिल जाए। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। चाचा नेहरू अपने पिताजी के ऑपोजिट काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं मानना है कि कांग्रेस बहुत डायनेस्टिक है और चाचा नेहरू उनके पिताजी सबका एक ही एम था इंडिया को लूटना, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की अपनी पॉलिसीज अलग होती है, तरीका अलग होता है। मोतीलाल नेहरू का और सीआर दास का ऐसा कहना था कि अगर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे पास थोड़ी पावर आ जाएगी, भले ही वो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेगी, भले ही हम उनके अंडर रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारे पास कोई लीगल पावर होगी, और हमारे पास अगर लीगल पावर होगी तो हम उनकी पॉलिसीज को ना तो कह सकते हैं कम से कम, है कि नहीं।
वरना हम बाहर बैठ के क्या कर लेंगे? अगर हम उनकी पार्लियामेंट में बैठेंगे, जो कि वो डर के दे रहे थे थोड़ी पावर, क्योंकि उनको लग रहा था बड़ा मूवमेंट करेंगे तो हमें भागना पड़ेगा। जैसे भी सही, अगर वो थोड़ी पावर दे रहे हैं तो ले लो, उनके सामने बैठ के कम से कम इस स्टेट में तो रहोगे कि उन्हें अपोज कर सको, इसलिए वो काउंसिल इलेक्शन लड़ने चले गए। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका ऐसा मानना था कि अभी हथौड़ा नहीं, अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा और तेज मारो और रेडिकल मूवमेंट करो और इनको निकालो यहाँ से। बट किसी ने इनकी सुनी नहीं। इन सच अ सिचुएशन इंटरनल डिबेट और डिस्कशन होने लगे और फिर कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पता नहीं यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, बट अल्टीमेटली यही होता है, कांग्रेस फिर से दो सेक्शन में बढ़ जाती है। एक वो है जो नो चेंजर्स कहलाते हैं, दूसरे वो है जो स्वराजिस्ट कहलाते हैं। इस तरह से बढ़ जाती है। जिन्होंने स्वराज पार्टी बुला ली उनका नाम स्वराजिस्ट हो गया, और दूसरे जो चेंज नहीं चाहते तो उनका नाम नो चेंजर हो गया। फिर से बढ़ जाती है दो में पार्टी कांग्रेस। हम radicals और liberals में आएंगे। हाँ, जिनको रेडिकल्स और लिबरल्स कहते हैं। ठीक है। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसर्शन, दो फैक्टर थे जो फिर से होने लगे। फर्स्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर। इन सब के बीच में आ गया इकोनॉमिक डिप्रेशन भी। एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस हैं वो सब भी गिरने लग गए 1926 में और कोलैप्स कर गया 1930 तक। 1930 अगर किसी को पता हो, इट इज अ एरा ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। विश्व की जगत की सबसे बड़ी मंदी। कोरोना काल में अब आई है दूसरी मंदी। ठीक है। पहली सबसे बड़ी मंदी आई थी जब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट गिर गई थी 1930s में, और उसके पहले ही दिखने लग गए थे उसके साइंस। बहुत जगह पे एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो अचानक गिरने लग गए थे। 1926 से ही उसके साइंस दिख रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के फ्रेंच बाद। रेवोल्यूशन में हाँ, ये वही वाला टाइम है। तो इंडिया में भी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट दिखा ही। ये सब चल ही रहा है बैकग्राउंड में। क्या है, इकोनॉमी डूब रही है, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी डूब रही है। इसमें इंडिया का कुछ पर्सनल रोल नहीं है। वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया उसी फेज में जिस हम 1920s की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिरने लग गए, और जैसे ही एग्रीकल्चर गुड्स के डिमांड जो है वो गिरने लगी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। ठीक है। और प्रेजेंट्स को ऐसा मुश्किल लगा कि अब तो हम अपना बेच ही नहीं पा रहे हैं। एग्री इकोनॉमिक मंदी का मतलब समझते हो? मंदी का मतलब ये है, मंदी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि टमाटर इतना सस्ता है, अपने खेत से टमाटर मार्केट तक ले जाने में तुम्हें पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा, इतने का बिकेगा नहीं। ये है मंदी। समझ गए? इंसान उस केस में क्या करेगा? खेत से उठा करके टमाटर मार्केट तक भी नहीं ले जाएगा, वो खेत में ही डंप कर देगा उसको। अगर एक्चुअल मंदी चल रही है तो, यानी टमाटर वुड भी 1 रुपए किलो, या मे बी 10 पैसे। एक रुपए का भी 1/10 में टमाटर 1 किलो मिल जाएगा। और पेट्रोल वुड भी 500 रुपए। जितना तुम पेट्रोल से ले जाओगे मंडी तक, उतना कॉस्ट टमाटर से नहीं निकलेगी तुम्हारी, जो कि हमें लग रहा है कि आने वाली जिस स्पीड से चल रहा है पेट्रोल, तो कॉस्ट ऑफ फूड। लेकिन अभी तो कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन भी बढ़ रही है, तो मोदी जी लोग परेशान है। वरना जो मंदी का एक्चुअल मतलब होता है कि सामान बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है, मंद मंद चल रहा है, कुछ धीमा धीमा। उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट इतनी वैल्यू गिर गई उनकी, और की एक्सपोर्ट की वैल्यू भी गिर गई, क्योंकि सामान बिक ही नहीं रहा था कहीं भी। उस केस में जो एजेंट्स थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी हार्वेस्ट वगैरह बिक नहीं रही थी और उनको रेवेन्यू वगैरह कहीं से मिल नहीं रहा था। और पूरी कंट्री साइड में 1930 वर्ल्ड में डिप्रेशन चल रहा था, तो कंट्री में भी डिप्रेशन चल रहा था, और एक तरह के अलग तरह के टर्मोइल देखने के लिए मिली। ऊपर से हम सबके ऊपर बैठी थी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट आ गई, जिन्होंने एक कमीशन बनाया, जॉन साइमन। ये साइमन का बैकड्रॉप है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब इन्होंने मॉडले मिंटो बनाया तो इन्होंने ये बोला, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लाए थे, उसमें मैं बता रही हूँ अभी इलेक्शन बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने उस वक्त ऐसा वादा सा किया था कि हम हर 10 साल में रिव्यू करेंगे इसको। ये जब इन्होंने रॉलेट एक्ट लेके आए, और जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ तो थोड़ा तो ये भी डर गए उससे। उसके बाद इन्होंने लेके आए यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें इन्होंने ऐसा लालच दिया कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तुम लोग इलेक्शन लड़ लो, जो जीत जाएगा उसको हम ये वो दे देंगे, रूल करने की आजादी तो भाई तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी गवर्नमेंट बन जाएगी, अपना रूल करो आराम से। ठीक है। और मेन सेंटर पे हम रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये वादा किया था, क्योंकि हमारा मेन एम हमेशा से ये था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दो। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो दिया उसे डोमिनियन थोड़ी बोलते हैं। उसमें तो उन्होंने केवल इलेक्शन दिए लड़ने के लिए, कि नहीं, हमें सेल्फ रूल करने के लिए पूरा रूल तो दिया नहीं। उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि हम तुम्हें 1919 में केवल इलेक्शन के लिए दिए दे रहे हैं, पूरा रूल करने के लिए कंट्री का तुमको तब देंगे, 10 साल में हम रिव्यू करेंगे कि तुम हमसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो वही बात हुई कि गए पापा से बाइक मांगने, पापा बोले पहले साइकिल दिला देता हूँ, अगर ढंग से चला लोगे 2 साल कोई एक्सीडेंट नहीं करोगे, बाइक भी दिला देंगे 10th तक आते आते। वही बात है, हम लोग अंग्रेजों से मांग रहे थे हमें सेल्फ रूल दे दो। सेल्फ रूल से ऊपर आता है इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस की तो दूर दूर तक बात नहीं है, सेल्फ रूल यानी खुद रूल हम करेंगे, आप हमारे ऊपर एज अ गार्जियन बैठो, वो भी नहीं दे रहे थे वो। उसमें उन्होंने बोला कि अभी मैंने तुम्हें इलेक्शन दे दिए, पार्टी बना लो, तुम लोग 3-4 साल रूल करो, उनको हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू में अगर ठीक लगे तो फिर दे देंगे डोमिनियन स्टेटस। उसी रिव्यू के लिए जॉन साइमन को आना था 1990, अगर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है तो साइमन को कब आना होगा, 1929 में, समझ गए, 10 साल के बाद आना था। लेकिन इतना हंगामा चल रहा था कंट्री में कि ये 2 साल पहले ही आ गए, 1927 में ही आ गए, समझ गए। इन्होंने जो कंट्री, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 साल पहले ही जॉन साइमन कमेटी के हेड थे, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन है, वो उन्होंने 2 साल पहले ही बुला लिया, क्योंकि कंट्री में इतना नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था और हर तरफ से इतना ज्यादा लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे कि उन्होंने इस कमीशन को पहले ही बुला लिया, ठीक है, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत जोर शोरों पे चल रहा था कि भागो हमारे यहाँ से। उस केस में क्या है, और बीच में भगत सिंह वाला, वो उसमें ये दिया नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम HSRA भी आ गई थी, भगत सिंह की पार्टी थी, और वो लोग बॉम्ब वॉम्ब ऐसे बना रहे थे, सॉन्डर्स को मार दिया उन्होंने। इसके बाद बहुत सारे ऐसे, कल कांग्रेस नहीं है, बैकग्राउंड में और भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कुल मिला के कंट्री में इतना कुछ चल रहा है। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उन्होंने साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही बुला लिया। कमीशन का काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी कमीशन का काम समझ ही गए होंगे, इसीलिए ये लाइन आसान होगी। कमीशन का काम ये था कि फंक्शनिंग में देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया का कैसे चल रहा है, समझ गए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में जो हमने दिया है इनको इलेक्शन, ये कैसा कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, अगर सही चल रही है तो चेंजेस बताओ, ठीक है। प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो अभी इंडियन क्या बोल रहे हैं, एक तो तुमने हमें डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं, और ऊपर से तुम ये बोल रहे हो कि हम कैसा सिस्टम चला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखने के लिए तुमने कमीशन बुलाया। और तुम ये बोल रहे हो कि कमीशन का काम ये था कि भाई देखो ये लोग ढंग से सेल्फ रूल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये कर पा रहे हैं तो रिपोर्ट बना के हमको दो, समझ गए। अगर ये कर पा रहे, हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम किस तरह से इनको और रूल करने के लिए पावर दे सकते हैं। इतना जब तुम कर रहे थे तो कुछ इंडियन मेंबर भी तो होने चाहिए उसमें, तो ये बताएं कि इंडियंस कैसे रूल कर रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं तो हमें पता है ना हम कैसे रूल कर रहे हैं, हमने कैसे प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन ये सब कुछ कोई बताने वाले नहीं था। कमीशन वाज एन ऑल वाइट मेंबर, कमीशन में सारे वाइट मेंबर थे, और इस बात से कमीशन इंडिया में आया 28 में, 77 में बना दिया गया था, बट आया इंडिया में 28 में है। और जब ये आया तो लोगों ने बोला गो बैक साइमन, क्यों, क्योंकि लोग बहुत, ऑल पार्टी, सारे लोगों ने यही बोला, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, तो क्योंकि उन्होंने ये बोला कि कमीशन तो एक वेग ऑफर दे रही है, ऐसा ऑफर दे रही है, वेग मतलब जो क्लियर ही नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अनस्पेसिफाइड फ्यूचर की बात कर रही है, मतलब ये क्लियरली बता ही नहीं रहे ये हमें देंगे डोमिनियन स्टेटस या नहीं देंगे। अब तक तो हम डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, और 9 से मांग रहे, 20 साल हो गए मांगते मांगते हमको, लेकिन ये बता ही नहीं रहे, ये बस बोल रहे साइमन कमीशन आएगा, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, चिल्ला के फिर एंड में कांग्रेस ने बोला गो बैक साइमन, और मुस्लिम लीग ने भी बोला गो बैक साइमन। किसी को किसी की जरूरत नहीं, उन्होंने बोला कि अब हमें हमारा चाहिए ही नहीं ये साइमन वाइमन कमीशन। सबसे बड़ी बात है ये साइमन कमीशन में है ही नहीं एक भी इंडियन, ये कैसा साइमन कमीशन है कि अगर इंडियंस ही नहीं है तो कौन तुम्हें बताएगा प्रॉब्लम्स क्या है इंडियंस के साथ, हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, हमसे पूछो कि हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, हमें कैसा डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो साइमन कमीशन का जो काम था वो काम ये था कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चेक करने आए थे कि कैसे चल रहा है, ये है साइमन कमीशन। मैम अगर इंडियंस आ भी जाते कमीशन में, मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिश उसको ओवरपावर कर लेते हैं, हाँ वो बट जितना भी बोलते कम से कम इंटेंशन तो दिखता। कमीशन का काम था कि फंक्शनिंग, उनका फंक्शनिंग देखना था, कंट्री में फंक्शनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग, मतलब जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उसका फंक्शनिंग कैसा चल रहा है उसको रिव्यू करने के लिए आया था ये कांग्रेस, साइमन कमीशन। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इसमें ऑल वाइट, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो हमने बोल दिया गो बैक साइमन, वापस चले जाओ, जरूरत नहीं है। और इसको सब, और दूसरी क्या दिक्कत थी, एक वेग ऑफर दे रहा था, ये अनस्पेसिफाइड यानी क्लियर ही नहीं बता रहा, क्लियर नहीं बता रहा है कि हम देंगे डोमिनियन स्टेटस या नहीं देंगे। तो 2 रीजन था, पहला तो ऑल राइट था, दूसरा अनक्लियर और अनस्पेसिफाइड था ओवर द डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या नहीं। डोमिनियन समझ गए ना, डोमिनियन इज नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन के मतलब तुम अपना कंट्री रन कर रहे होगे लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। नहीं समझ आया? मैम मतलब एक यूनिटरी गवर्नमेंट में करेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट, यू विल बी प्रोटेक्टरेट।
अपना गवर्नमेंट खुद रन कर रहे होगे, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी मानी जाएगी? क्राउन की, इंग्लैंड की। ठीक है, यही मांग रहे थे हम पहले तो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है जो ब्रिटिश का डोमिनियन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। फिर क्या हुआ, ये चलती रही बहस। उन्होंने बोला कि देखो हम डोमिनियन स्टेटस कम से मांग रहे हैं, आप तो क्लियरली हमें बता ही नहीं रहे, हम डोमिनियन स्टेटस गवर्नमेंट ये मॉर्लेमेंटो से ही मांग रहे हैं। अभी मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड भी आ गया, सॉरी मॉर्लेमेंटो नहीं है, मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड है वो 1919। मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड याद नहीं रख सकते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद रख लो 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमन वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफी सारा पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। ठीक है, 1909 से बोल रहे हैं हम डोमिनियन मांग रहे हैं, हमें सेल्फ रूल करने का दे दो, हमें सेल्फ रूल करना है, हमें सेल्फ रूल करना है, हमारे यहाँ के लोगों को अधिकार दे दो, दे नहीं रहे हो। 1919 में भी नहीं दिया, बोल रहे हो केवल इलेक्शन लड़ लो। और अभी भी तुम्हारा साइमन कमीशन आया और उसमें भी तुम्हारे कोई है नहीं हिंदू मेंबर, एक भी मतलब इंडियन मेंबर। कांग्रेस बोल रही है हम छक गए तुमसे। दिसंबर 29 में कांग्रेस ने लाहौर में कांग्रेस का सेशन किया और उसमें उन्होंने बोला अब हमें डोमिनियन भी नहीं चाहिए, अब हम लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य इज आवर न्यू एम। जब वो फाइनली आए कि साइमन कमीशन को बुलाया है, देखेंगे तुम लोग किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो हम लेके आए थे क्या उसका रिव्यू निकलेगा, तुम लोग को किस तरह दिया जाता है, दिया जा सकता है, तुम लोग केपेबल हो या नहीं कुल मिला के अपना रूल करने के लिए। बोले अब तो बहुत पहले चाहिए था हमको ये डोमिनियन, अब तुमने डोमिनियन देने में बहुत देर कर दी। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में एक सेशन किया, उसके तुरंत बाद साइमन कमीशन गो बैक के बाद, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज माय एम। क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस? अब कंप्लीट से कम कुछ नहीं लेंगे, डोमिनियन जब चाहिए था तब देना चाहिए था, अब तो डोमिनियन भी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, ऐसा डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी द इंडिपेंडेंस डे। और कांग्रेस ने एक डेट चूज की एग्जैक्टली 2 महीने बाद की, और उन्होंने ये डिसाइड किया, दिसंबर में किया था तो ये डिसाइड, सॉरी अगले महीने की डेट डिसाइड की। उन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। समझ गए? ये कांग्रेस ने 1929 में बोला था दिसंबर के सेशन में। 26 जनवरी 1930 जो आने वाले अगले महीने की 26 जनवरी है, उस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे खुद सेलिब्रेट कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि हम आजाद हो गए और हम आजादी की लड़ाई कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग ये प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ गए? हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से अब कम कुछ भी नहीं लेंगे। फाइनली हमें जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो 26 जनवरी को नहीं मिल सकी, इसीलिए हमने 26 जनवरी जो डेट है उसको रिपब्लिक डे बना दिया। समझ गए? हमने, हमारे पास 2 डे क्यों है, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे अलग अलग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि जब कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आजादी के बाद भी गवर्नमेंट कांग्रेस की बन गई, तो उन्होंने अपने पुराने वाले वादे को याद रखा और 26 जनवरी को उन्होंने रिपब्लिक डे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमें आजादी तो 15 अगस्त को ही मिल गई थी। समझ गए? तो ये यहाँ से आया है रीजन कि why 26 जनवरी is celebrated as a republic day. This is the reason, because originally 1930 में हमने 1929 में we decided कि 26 जनवरी would be our independence day। ठीक है, बट क्या हुआ कि ये इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन कुछ अटेंशन इनको मिली नहीं, तो गांधी जी को फाइनली एक प्लान बनाना पड़ा। कौन सा प्लान? डांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को लगा कि यार नेशन इतना वेकअप कॉल के लिए आवाज ही नहीं दे रहा, नेशन वाले इतना एंथुजियास्टिक ही नहीं है, ये सुन के भी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, चलो कुछ नया करें। गांधी जी ने फिर ये डिक्लेयर किया कि वो सॉल्ट मार्च कर रहे हैं। उन्होंने नमक बनाया अपना हथियार, क्योंकि नमक तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, नमक के नाम पे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, मेरा नमक खाया है नहीं, अभी हक अदा करो। नमक को चूज किया उन्होंने एज अ टूल, और नमक के थ्रू उन्होंने पूरी कंट्री को आपस में जोड़ दिया, एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। ठीक है, हम अगली क्लास में यहाँ पे से देख पाएंगे। आई होप अब तक का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट यू प्लीज राइट अ नोट ऑन साइमन कमीशन, क्लास वर्क में ये कर लो। ठीक है, मैं डिक्टेट आपने तो बोला था 45 तक चलेगी। चलनी तो थी, बट मेरे गले में बहुत दर्द शुरू हो गई,
मैं अब और बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। सो आई थिंक आई विल एनीवे हैव टू टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास फॉर इट, तो मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि 15 मिनट और भी पढ़ाऊं तब भी चैप्टर में कहीं से कहीं तक कुछ हिलने वाला नहीं है, मैक्सिमम 2 पेज ही होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, कमिंग सैटरडे वी कैन हैव 1 एक्स्ट्रा क्लास, ठीक। मैम नेक्स्ट तो इंग्लिश है। नेक्स्ट इंग्लिश है, बट सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती ना तुम लोगों की, ठीक है। सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं, तो उसमें इसको और खींच लेंगे थोड़ा, अगर तुम लोग विलिंग हो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे यूजुअल पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना। मैम सैटरडे को मेरी क्लास होगी। सैटरडे को ऑजस की क्लास है। संडे, यस मैम संडे से रहेगा। संडे कर ले शाम को, ओके मैम। दिन में तुम्हारा टेस्ट होगा तो शाम को कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें फिर क्या बेटा, क्या बोल रहा मान्या?